बेकार है भैया। मैं तो टूट गया मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन एनालिसिस होगा सऊदी अरेबिया का, वो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, सऊदी अरेबिया किस किस्म की बला है, कितना मुश्किल होगा उनको हैंडल करना, और हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो खेलते कैसे हैं, किस साइड से वो अटैक करते हैं और उनका मंत्रा क्या है, फुटबॉलिंग फिलॉसफी आइडियोलॉजी मंत्रा क्या है रॉबर्टो मैंचिनी का और उसकी टीम का। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और अनाउंसमेंट ये है कि जो ग्रीन सीट्स हैं जिना स्टेडियम की, जो कि 1500 रुपये की हैं ग्रीन सीट्स, गेट 14 गेट 15, जितने भी अल्ट्रा शाहीन्स हैं, जो अल्ट्राज़ हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के और जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जो हैं 12th मैन बन सकते हैं। ये 1500 की जो टिकट है वो आप ख़रीद सकते हो, और वो शाहरुख भाई से यहाँ पे मिल सकते हैं, वो साद भाई से मिल सकते हैं। मेरे से अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं तो खैर एक आम आदमी हूँ, लेकिन मेरे से भी मिलना चाहते हैं तो मेरे से भी मिल सकते हैं। और जो ग्रीन वाली जो सीट्स होंगी वहाँ पे आप आएँ, और जिना स्टेडियम में ये मैच है पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया 6 जून को 8:30 बजे आप लोगों ने पहुंचना है। 28,000 कैपेसिटी है जिना स्टेडियम की। 28,000 मैं चाहता हूं कि पूरा भर जाए, पूरा स्टेडियम भर जाए, ताकि दुनिया को मैसेज मिले कि जो पाकिस्तानी कौम है वो वाकई पाकिस्तान फ़ुटबॉल से प्यार करती है। तो ये मेरा एक मैसेज है कि आपने अल्ट्रा शाहीन्स बनना है, और अल्ट्रा शाहीन्स बन के आपने कैपेसिटी है जो है इसको फुल करना है, और ख़ास तौर पे ये जो स्टैंड है ग्रीन वाला, इसको आपने फुल करना है, और यहाँ पे आपने अल्ट्रा शाहीन बन के दिखाना है। बैनर्स लेके आओ, ग्रीन मफलर अगर आपके पास है तो ग्रीन मफलर भी लेके आ सकते हो। पटाखे वगैरह मत लेके आना, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी आप बैनर वगैरह है जिस भी प्लेयर के लिए या टीम के लिए वो लेके आ सकते हो। तो प्लीज़ डू जॉइन अस इन दैट स्टैंड, जो कि अल्ट्रा शाहीन्स का स्टैंड होगा। तो बात करते हैं अब सबसे पहले सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के अगर ये तुम 2 मैचेस के प्लेयर्स एवरेज पोजीशन निकाल के देखो, प्लेयर्स एवरेज पोजीशन, तो वो फ्रंट 6 के साथ अटैक करते हैं या फ्रंट 5 के साथ अटैक करते हैं। 3-1 क्या कहना चाहिए, 4-2 होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो 5 बंदे होते हैं वो पीछे होते हैं, तो 3-1-5-1 हो जाता है, ठीक है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू अटैक विद 5 और 6 प्लेयर्स, और इन 5 के 6 बंदों के साथ वो मिडफील्ड में क्या करेंगे, आपको सफोकेट करने की कोशिश करेंगे। जो ताजिकिस्तान वाला मैच था जिसमें वो जीते थे 1-0, वहाँ पे क्लियर शेप नज़र आती है 3-1-4-2 की, जिसमें वो विंग बैक्स के साथ स्ट्रेच करते हैं, वो प्ले को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं विद देयर विंग बैक्स, ठीक है। कभी कभी वहाँ पे वो अब्दुल हमीद होता है, वहाँ पे साउद अब्दुल हमीद, वो वहाँ पे राइट विंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे लगता है साउद अब्दुल हमीद ही खेलेगा, और मुझे लग रहा है कि वो जो उनका प्लेयर है नसर अल दोसारी, वो हो सकता है लेफ़्ट विंग पे हो, वो वहाँ पे खेल सकता है, या फिर एमन या हो सकता है वो वहाँ पे लेफ़्ट विंग पे खेल सकता है। मोहम्मद कानू जो है, और उनका जो दूसरा प्लेयर है सलीम अल दोसारी है, वो आजकल हाफ स्पेसेस के अंदर खेल रहे हैं। हाफ स्पेसेस में वो ऑपरेट करेंगे और सफोकेट करने की कोशिश करेंगे आपकी बैक लाइन को। और अगर आप लो ब्लॉक में बैठते हो या लो मिड ब्लॉक में आप बैठते हो 4-4-2 के अंदर, तो आपके जो डबल पिवट के जो प्लेयर्स हैं और सेंटर बैक के जो प्लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में आएंगे बाय सलीम अल दोसारी, जो कि इन्वर्टेड रन्स बनाएगा, और मोहम्मद कानू जो कि कभी कभी हाफ स्पेसेस में जाके घुस जाता है, ठीक है। मोहम्मद कानू की ये एक स्पेशलिटी है कि वो राइट हाफ स्पेस में जाके घुस जाता है। फिर आप क्या करोगे, फिर रदीफ़ और गरीब जो है, रदीफ़ और गरीब मुझे लगता है ये 2 स्ट्राइकर होंगे, तो ये इनका फ्रंट 6 होने वाला है। पीछे अली मुख्तार होगा। अब अली मुख्तार जो है वो चेल्सी की, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, यूथ एकेडमी में खेला है अंडर 23 के लिए, जैसे हमारा इमरान कियानी चेल्सी में 5 साल जो उनकी एकेडमी थी, यूथ एकेडमी चेल्सी की, उसमें खेला हुआ है, तो वो भी खेला हुआ है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरे उनके जो प्लेयर्स हैं वो सऊदी प्रो लीग की डिफरेंट टीम्स में खेलते हैं, लाइक अल नसर, अल हिलाल, वट एवर यू वांट टू नेम इट। मतलब अगर मैं नाम लेना शुरू हो जाऊं कि जिन प्लेयर्स के साथ ये खेलते हैं तो फिर तो लिस्ट ही ख़त्म हो जाएगी। बेंजेमा हो गया, साडियो माने हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, पता नहीं कौन कौन। तो वो चीज़ है। दूसरा बैक 3 होगी इनकी, और सिंगल पिवट होगा अली मुख्तार का, सिंगल पिवट ऑफ अली मुख्तार, और बैक 3 होगी, उसमें आपको हसन तंबख्ती हो सकता है वो खेले, अल सलूली हो सकता है वो हो सकता है खेले, और इनका एक प्लेयर है अल लजामी,
वो हो सकता है वो खेल रहा हो, ठीक है। तो ये 3 एक सेंटर बैक्स इस तरह का बन सकता है, सेंटर बैक पेयरिंग बन सकती है। अल शहरी नहीं होगा, वो स्क्वाड में है ही नहीं, तो ये है। दूसरा इन गोल अल ओवैस हो सकते हैं, ही कैन बी द गाय, जो कि हमारे खिलाफ पिछली बार भी खेले थे एज वी नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे खिलाफ सऊदी अरेबिया ने 570 पास किए थे, 570, लेकिन उसमें से लॉन्ग बॉल्स कितने थे? लॉन्ग बॉल्स थे 41, और ये काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग बॉल होते हैं। हमारे कितने लॉन्ग बॉल्स थे? हम तो हैं ही लॉन्ग बॉल टीम, पाकिस्तान तो खेलती ही लॉन्ग बॉल है, वी ऑलवेज प्ले लॉन्ग बॉल्स। हमारे 52 थे, 52 लॉन्ग बॉल्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, 52। लेकिन सऊदी अरेबिया के लॉन्ग बॉल्स ताजिकिस्तान वाले मैच में कितने थे? 58, उससे भी ज़्यादा, पाकिस्तान वाले मैच से भी ज़्यादा सऊदी अरेबिया ने ताजिकिस्तान वाले मैच में लॉन्ग बॉल्स दिए थे। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग बॉल्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल शॉर्ट पासिंग वाली टीम है जो लोग क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ शॉर्ट पास जो है वो खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शॉर्ट पासिस का जो रेशो है वो ज़्यादा होगा देन द लॉन्ग बॉल्स, लेकिन अच्छे खासे लॉन्ग बॉल्स होते हैं। अगर आप एक मैच में 40-50 लॉन्ग बॉल दे रहे हो, दैट इज़ अ लॉट। तो ये चीज़ है। पाकिस्तान को बॉल कितने परसेंट मिलेगी? लास्ट मैच में पाकिस्तान को, जो सऊदी अरेबिया वाला मैच था, पाकिस्तान को सिर्फ 23% बॉल पोजीशन मिली थी, ओनली 23%। हमने कितने पासेस किए थे? 118 ओनली, ठीक है। इट मीन्स कि हम बॉल नहीं रख सकते, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। इट मीन्स कि हम लॉन्ग बॉल प्लेइंग टीम है। इट मीन्स कि हम क्या करते हैं? पोजीशन सरेंडर कर देते हैं, जबकि वो क्या करते हैं? सऊदी अरेबिया वाले पोजीशन रखते हैं। अब सवाल ये है कि वो अटैक कहाँ से करते हैं, वो किधर से अटैक करते हैं? 39% ऑफ द टाइम्स सऊदी अरेबिया राइट हैंड साइड से अटैक करती है, 35% ऑफ द टाइम्स वो लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करती है। इसका मतलब क्या है? वाइडर स्पेसेस को वो यूज़ करते हैं और वहाँ से वो क्रॉस मारते हैं। 20 क्रॉसेज मारे थे उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में, और 16 क्रॉसेज उन्होंने मारे हैं। जो अभी उनका लेटेस्ट मैच हुआ था ताजिकिस्तान वाला, उसमें उन्होंने 16 क्रॉसेज मारे हैं। तो 20-25 क्रॉसेज ये एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। पाकिस्तान विल हैव टू डील विद 20-25 पासेज इन 90 मिनट्स। ये होने वाला है, ये मैं अभी से बता दूं आपको, ठीक है। तो वाइडर एरिया से वो आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि वो राइट हैंड साइड पे ज़्यादा अटैक करते हैं, ख़ास तौर पे वो जो अब्दुल हमीद वाली साइड है, साउद अब्दुल हमीद वाली साइड, जो उनका कभी कभी राइट साइडेड सेंटर बैक भी खेल लेता है समटाइम्स, लेकिन वैसे वो एक राइट विंग बैक है। तो वो जो है वो वहाँ से अटैक करेगा आपको राइट साइड पे। अब आपको पता है कि मोहम्मद फजल खेलेगा जहाँ पे ये साउद अब्दुल हमीद खेलेगा, और दूसरी साइड पे कौन खेलेगा? जो उनकी लेफ्ट हैंड साइड होगी सऊदी अरेबिया की, वहाँ पे खेलेगा अपना राव उमर हयात। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इनको टारगेट किया जाएगा, इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी, और उनका एक ही मिशन होगा, इन दोनों को चीरना है और फाड़ना है। उनका एक ही मिशन है, यही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वाइड स्पेसिस पे वो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं और वो इनको टारगेट करेंगे, इन दोनों को। अगर ये आउट ऑफ पोजीशन हुए, अगर इनकी थोड़ी सी भी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुई, पाकिस्तान विल बी एफ्ड। ये मैं क्लियरली बता दूं, क्लियरली। एक सेकंड के लिए आप अपनी कंसंट्रेशन नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। दूसरा, आपके जो विंगर्स हैं, अब हारून हामिद अवेलेबल नहीं है। हारून हामिद बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान को। हारून हामिद को इंजरी थी पहले से सेंट एल्बांस से। मुझे नहीं पता कि उसको ट्रेनिंग कैंप में क्यों बुलाया गया। ट्रेनिंग कैंप में वो आया, ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान के मेडिकल स्टाफ ने उसको देखा और उन्होंने कहा भाई ये तो फिट ही नहीं है मैच के लिए। ना सऊदी अरेबिया वाले मैच के लिए फिट है वो, ना ही ताजिकिस्तान वाले मैच में वो खेलेगा, ठीक है। दोनों मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है। ही इज़ नॉट फिट, वो बेंच पे भी नहीं होगा। तो मसला ये है कि अब आपके पास क्या बचता है? राइट विंग पे किसको खिलाओगे? ओटिस खान है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है मोइन अहमद जूनियर, ठीक है। ये दो खेल सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन शायद इन दोनों में से किसी को यहाँ पे राइट विंग पे डिप्लॉय करे, ताकि वो क्या करे? राव उमर हयात को प्रोटेक्ट करे और ट्रैक बैक करे, ताकि वहाँ पे आप डबल अप करो। यू हैव टू डबल अप अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सलेम अल दोसारी, एंड अगर नसर अल दोसारी वहाँ पे खेलता है तो आपको, या एमन याया खेलता है तो उसको आपको डबल अप करके इन दोनों को वो करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे, नसर अल दोसारी और सालिम अल दोसारी इंटीरियर रन बनाएगा, नसर बाहर निकल जाएगा। नसर जो है वो अगर इंटीरियर रन बनाता है तो सालिम अल दोसारी बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये इंटरचेंजिंग मच्छरों की तरह वो करेंगे, ठीक है। इसके लिए तैयार रहना है हमें। इट मीन्स कि अगर राइट हैंड साइड पे सदाम खेल रहा है और राइट हैंड साइड पे राव उमर हयात खेल रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला इकबाल मोस्टली लेफ्ट पे खेलता है, तो राइट साइडेड सेंटर बैक ये है सदाम, फिर राव उमर हयात है, और वहाँ पे ओटिस है। इन तीनों को एक ऐसी शेप बनानी होगी कि इन दो प्लेयर्स को आप किसी तरह आइसोलेट कर दो, ठीक है। आपको यहाँ पे
मैन मार्किंग तो नहीं चलेगी, डबल अप करना पड़ेगा। मैन मार्किंग के साथ आपको जोनल मार्किंग भी करनी पड़ेगी। मैन मार्किंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डबल अप करना पड़ेगा, एक बंदे के ऊपर 2 बंदे चढ़ाने पड़ेंगे। समझ आ रही है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी साइड पे शाइक दोस्त होगा, वो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, और फजल होगा। शाइक दोस्त जो है वो फजल को आके प्रोटेक्ट कर लेगा, इतनी मुझे लेफ्ट हैंड साइड की टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे राइट हैंड साइड की जो राव वाली साइड है उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन है। नॉट बिकॉज राव एक अच्छा प्लेयर नहीं है, वो अच्छा प्लेयर, लेकिन उधर कौन खेल रहा है? सालिम अल दोसारी इंटीरियर हाफ स्पेस में लेफ्ट साइड पे खेलेगा, इसलिए मुझे डर है। ठीक है, तो वो वाइट स्पेसेस को आके एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, ये तो पक्का है। अगर आप मिडल पेनिट्रेशन देखो तो मिडल पेनिट्रेशन उनकी नहीं है। पाकिस्तान वाले मैच में उन्होंने सिर्फ 3 थ्रू बॉल्स दिए थे, ओनली 3 थ्रू बॉल्स थ्रू द मिडल सिर्फ। तो इट मीन्स कि हमने अपने वाइडर स्पेसेस को क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। और ईसा सुलेमान नहीं है तो अगर 20 या 25 क्रॉसेस आए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए 20-25 क्रॉस पर हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हमें उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है 15 क्रॉसेस पे या 10 क्रॉसेस पे। हमें उनको ताजिकिस्तान की तरह रिस्ट्रिक्ट करना है, क्रॉसेस के अंदर क्रॉस आने ही ना दो, क्रॉस आने ही ना दो। मेन चीज़ ये है, क्रॉस आने ही ना दो, क्रॉस आने से पहले क्रॉस को ब्लॉक कर दिया जाए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? स्टेमिना चाहिए, रनिंग मशीन्स चाहिए आपको। आपके जो विंगर्स हैं ना, वो भागने वाले भड़वे अगर नहीं बनेंगे तो आप बढ़ जाओगे फ्लैंक्स पे। मैं ये बता दूं पहले से आपको, आपके जो विंगर्स हैं उनको रनिंग मशीन्स बनना होगा। इंसान के बच्चे नहीं चलेंगे इस मैच में, इंसान नहीं चाहिए इस मैच में। ये सऊदी अरेबिया है भाई, ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, 3-5-2 में डिफेंड करेगी। यूरोज़ में भी जब इटली के साथ रॉबर्टो मैंचिनी जो थे वो इटली के साथ मैनेज कर रहे थे तो वो 3-5-2 के अंदर डिफेंड करते थे, 3-5-2। ठीक है, तो उनकी जो मिडफील्ड थी, अब मुझे लगता है यहाँ पे अली मुख्तार जो है और सालिम अल दोसारी पीछे आके ड्रॉप कर सकते हैं। मोहम्मद कानू जो है वो कभी कभी आके डबल पिवट भी बनाता है विद अली मुख्तार। ठीक है, तो वो पीछे आता है, वो एक कानू कह सकते हो आप, अ बिट लाइक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, लाइक आलमगीर। अब आलमगीर नहीं है, ठीक है, आलमगीर पे अब मैं बात कर लेता हूँ। आलमगीर नहीं है। सबसे पहले 49% जो था ना, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान वाला मैच था स्पेशली, 49% पोजीशन उन्होंने कहाँ पे रखी थी? मिडल ऑफ द थर्ड्स में, मिडल ऑफ द थर्ड्स, डिफेंसिव थर्ड में नहीं, फाइनल थर्ड में नहीं, मिडल ऑफ द थर्ड्स में। ठीक है, मीन्स कि उन्होंने वो जो 5 बंदे थे जो मैं कहता हूँ कि वो मिडफील्ड में सफोकेट करेंगे, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पोजीशन भी रखेंगे। और अगर आप ये हु स्कोर्ड के स्टैट्स देख लो, सबसे ज़्यादा उनका जो पोजीशन होता है वो मिडल ऑफ द थर्ड्स में होता है। वहाँ पे कौन खेलते हैं? 2 लोग, रईस नबी और आलमगीर। आलमगीर इज सस्पेंडेड, उसको येलो कार्ड मिल गया था, वो तो होगा नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन पीछे बच जाते हैं, अली उज़ैर गुज्जर या आपके पास बच जाता है अली ज़फ़र। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रजब अली हज़ारा को जो है वो स्क्वाड से निकाल दिया गया है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि निकाला गया या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनल स्क्वाड अभी तक, जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, एज आई एम रिकॉर्डिंग। तो बात ये है कि वो जो 2 बंदे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी की, एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे 5 बंदे हैं मिडफील्ड के अंदर, मिडल ऑफ द थर्ड्स में, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी क्या होगी? न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी इन द मिडल ऑफ द थर्ड्स होगी 5 वर्सेस 2, और आप वहाँ बढ़ जाओगे। इसलिए फरीदुल्लाह का पीछे आकर ड्रॉप करना ज़रूरी है। फरीदुल्लाह ने सऊदी अरेबिया वाला मैच जो था उसमें अगर हीट मैप निकाल के देखो, उसमें वो बिल्कुल हाफ लाइन के ऊपर भी आके उसके पैचेस नज़र आते हैं। मीन्स के वो पीछे आके ड्रॉप करके डिफेंड कर सकता है और एक मिडफील्ड 3 बना सकता है फरीदुल्लाह। ही कैन डू दैट। 5 वर्सेस 2 नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। और दूसरा, शाइक दोस्त को और ओटिस खान को अगर ये विंग्स पे खेल रहे हैं, दे नीड टू टक इन, दे नीड टू गो नैरो, तभी 5 वर्सेस 5 हो सकेगा और हम उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी को ब्रेक कर सकेंगे। दिस हैज़ टू बी डन। फरीदुल्लाह का पीछे डीप ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ओटिस का टक इन करना और शाइक दोस्त का टक इन करना टूवर्ड्स द डबल पिवट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम जानते हो? टाइम एंड स्पेस। वो टाइम एंड स्पेस हमने उनको नहीं देना है। जो उनकी फ्रंट 3 होगी वो हमने उनको टाइम और स्पेस नहीं देना है। हाँ ठीक है, वो पोजीशन रखें, लेकिन डिफेंसिव लाइन, मिडफील्ड लाइन, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो डिफेंसिव लाइन है और जो गोलकीपर है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये वो चीज़ है जहाँ पे हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम एक 4-4-2 के अंदर डिफेंड कर रहे हैं। बिटवीन द लाइंस आपने स्पेसेस नहीं देने हैं, और आपके जो फॉरवर्ड्स हैं उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस इंपॉर्टेंट है, और आपके फरीदुल्लाह को पीछे आना पड़ेगा। समटाइम्स यू विल हैव टू डिफेंड इन अ 4-5-1 जहाँ पे सिर्फ आगे मिकाइल अब्दुल्ला हो,
क्योंकि वो 5 बंदों के साथ बीच में आपका दम और गला और पता नहीं क्या क्या घोंटेंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और अली मुख्तार बहुत डेंजरस आदमी है, मेक नो मिस्टेक। अली मुख्तार इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ही इज़ नॉट जस्ट अ डिसरप्टर, वो एक डीप लाइन प्ले मेकर की तरह लॉन्ग बॉल्स भी प्रोवाइड कर सकता है और बिटवीन द लाइंस पासेस भी दे सकता है। वो एक इंतहाई डेंजरस आदमी है, वो एक बला है, ठीक है, उसको हमें बला की तरह ट्रीट करना है। सो द थिंग इज़ कि मिकाइल अब्दुल्ला, अगर फॉर एग्जांपल, मुझे पता है बहुत सी इस वक्त डिस्कशन चल रही है भाई मिकाइल अब्दुल्ला जो है वो टारगेट मैन नहीं खेल सकता। पहली बात ये है कि मिकाइल अब्दुल्ला का जो ये वाला हीट मैप है जिसकी बुनियाद पे लोग ये कह रहे हैं, और आई टेस्ट की बुनियाद पे जो 5-6 मिनट की बुनियाद पे जो आई टेस्ट पे और लोगों ने उसको देखा है, वो ये कह रहे हैं कि यार वो टारगेट मैन नहीं खेल सकता। पहली बात ये है कि उसकी सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि वो हेडर्स जीत सकता है, एरियल ड्यूल्स बहुत आराम से जीत सकता है वो, ठीक है, चेस्ट बड़े आराम से वो जीत सकता है कोई भी, क्योंकि उसकी 6 फुट से ऊपर हाइट है, 183 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 6 फुट हाइट है उसकी। दूसरा ये है कि ही मेक्स द रन्स इन द चैनल्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अर्लिंग हालैंड कर रहा होता है, हम देखते हैं कि वो ही मेक्स दोज इन बिहाइंड रन्स इन द चैनल्स, मिकाइल अब्दुल्ला कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यार मैंसफील्ड टाउन का जो मैनेजर है उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि यार वो इनसाइड फॉरवर्ड जो है ना वो खिलाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी फ़िलासफ़ी है, उसका मंत्र है, उसका सिस्टम है। स्टेफन का ये सिस्टम नहीं है। स्टेफन मिकाइल अब्दुल्ला को या मिकाइल अब्दुल्ला को उसी तरह से यूज़ करेगा जो उसकी फ़िलासफ़ी है। अगर वो उसको टारगेट मैन खिलाना चाहता है तो वो टारगेट मैन खिलाएगा। 4 मैचेस के हीट मैप के बुनियाद पे या 5 मैचेस के हीट मैप के बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि यार ये एक राइट साइडेड इनसाइड फॉरवर्ड ही है, बस ये इधर ही खेल सकता है, यहीं तक महदूद है ये ना, क्योंकि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन डिसाइड करेगा कि वो कहाँ खेलेगा। अगर वो उसको खिलाना चाहता है इनसाइड फॉरवर्ड, वो तो वहाँ खिला ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन टूखल वाली फॉर्मेशन तो खिलाता नहीं है, 3-4-2-1 3-4-2-1 तो नहीं खिलाता, क्योंकि मेसन माउंट तो नहीं है ये मिकाइल अब्दुल्ला कि आप कहोगे जी ये मेसन माउंट वाले रोल में खेलेगा, जैसे वो चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में खेला था और फाइनल में खेला था। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। यू नीड अ गाय जो कि फरीदुल्ला जो फोकल पॉइंट है उसके पीछे इन बिहाइंड रन निकाले। सो आई थिंक ही कैन डू दैट, उसके अंदर बिल्कुल ये एबिलिटी है। दूसरा ये कि वो जो अपने विंगर्स हैं उनके लिए उसने कई बार हेडर जीत के क्या किया है, ले ऑफ किया है, ले ऑफ कर सकता है वो, 1-2 कर सकता है वो, लिंकअप प्ले वो कर सकता है, इन बिहाइंड चैनल्स में रन बना सकता है, बॉल के साथ एट द फील्ड भी ठीक ठाक है वो। तो मुझे नहीं लगता कि वाई ही कैंट प्ले एज अ टारगेट मैन, मेरे ख्याल से वो खेल सकता है। सो वही बात है कि हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है ना उसका जो हीट मैप है, क्योंकि 4 सीनियर अपीयरेंसेज हैं उसकी, हमारे पास सैम्पल साइज़ ही नहीं है कि जिस पे हम डिसाइड करेंगे यार वो इनसाइड फॉरवर्ड है या वो टारगेट मैन है। तो वो बात है, आई थिंक ही कैन प्ले एज अ टारगेट मैन। और 4-4-2 में मेरे हिसाब से उसने अगर प्रेस करना है जो बैक 3 है, जो सऊदी अरेबिया का बैक 3 है, फॉर एग्जांपल वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक को प्रेस करने जाता है, तो उसकी जो प्रेसिंग की टेक्निक है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पीछे वाला बंदा है, जिसको सामने वाला जो बंदा है सऊदी अरेबिया का वो पास करने वाला है, उसको वो शैडो प्रेस बनाए, पासिंग लेन का रास्ता ब्लॉक कर दे पीछे से भी। दैट्स हाउ ही हैज़ टू प्रेस। जैसे फरीदुल्ला भी इसी तरह प्रेस करता है, और मिकाइल को भी ये सीखना होगा कि उसने ऐसे प्रेस करना है, क्योंकि अगर उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, पास जो है वो बिटवीन द लाइंस निकलेगा, बाय पास होगा और मिडफील्ड में आएगा, और फिर मिडफील्ड जो है सऊदी अरेबिया की वो 5 बंदों के साथ धागे खोलेगी, क्योंकि वो 5 बंदों की मिडफील्ड में खेलते हैं विद अली मुख्तार एज अ सिंगल पिवट इन इट। तो ये वो तरीका है जिसके साथ क्या करती है सऊदी अरेबिया खेलती है। और रॉबर्टो मैंचिनी की फ़िलासफ़ी ये है कि वो बिल्डअप करता है, ठीक है, फर्स्ट डिफेंसिव थर्ड से बिल्डअप करेगा, मिडल ऑफ द थर्ड्स में जाएगा, लेकिन मिडल ऑफ द थर्ड्स में आते ही या तो वो 2 चीज़ें करेगा, या तो वो ओवरलोड क्रिएट करेगा और 1-2 क्रिएट करके वहाँ से धागे खोलने की कोशिश करेगा लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, एंड ही विल ट्राई हिज विंगर्स टू रन इन बिहाइंड। वो बॉल्स निकालने की कोशिश करेगा, जो इन बिहाइंड बॉल्स होती है ना वो निकालने की कोशिश करेगा, या फिर वो लॉन्ग बॉल दे देगा एकदम से। वो रनर देखेगा, मतलब अगर अली मुख्तार के पास बॉल है या सालिम अल दोसारी के पास बॉल है या मोहम्मद कानू के पास बॉल है, बॉल देखेगा स्विच, या उनके अगर किसी विंग बैक के पास बॉल है दे विल स्विच इट। सो दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू डू। और फिर वहाँ से वो क्रॉस मारेंगे, और क्रॉस जब आएगा तो ईसा सुलेमान वहाँ नहीं होगा आपको बचाने के लिए, ही विल नॉट बी देयर टू सेव यू। तो एक चीज़ है जिसमें मैं बिलीव रखता हूँ कि प्रैग्मेटिज्म इज़ द ओनली वे यू कैन सर्वाइव इन दिस मैच। 2-0 3-0 इज़ माई स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस। अगर पाकिस्तान
2-0 3-0 सऊदी अरेबिया को रोक देता है, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। दैट इज़ माई स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस इन दिस मैच, दैट इज़ माई बार। और मैं इतनी एक्सपेक्टेशन जो है वो मैं रखूँगा पाकिस्तान टीम से। मुझे लगता है कि इस बार हमारी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी रही है, हमने ज़्यादा दिन ट्रेन किया है, काफ़ी ज़्यादा दिन हमने ट्रेन किया है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हम 2-0 3-0 तक सऊदी अरेबिया को रोक सकते हैं। मुझे पूरा बिलीव है इसके अंदर। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पासेस एंड लॉन्ग बॉल्स जो कि रॉबर्टो मैंचिनी जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। पाकिस्तान को सेकंड बॉल जीतनी होगी, पाकिस्तान को सेकंड बॉल्स जीतनी होंगी, ख़ासतौर पे डिफेंस के अंदर पाकिस्तान को एरियल ड्यूज जीतने होंगे, और पाकिस्तान को अपने आप को दिखाना होगा कि यार दे हैव टू डोमिनेट फिज़िकली, दे हैव टू डोमिनेट फिज़िकली। दैट इज़ द ओनली स्ट्रेंथ वी हैव कि हम फिज़िकली थोड़ा बहुत शायद किसी ना किसी हद तक सऊदी अरेबिया को मैच कर सकते हैं। टोटली मैच नहीं कर सकते क्योंकि उनके प्लेयर जो हैं वो बहुत बड़े और भारी भरकम है। आई नो दैट 6 फुट 4 इंच 6 फुट 8 इंच है, शायद हम उतना उस लेवल पे मैच ना कर सकें, लेकिन हम फाइट ज़रूर दे सकते हैं। आलमगीर की जगह किसको खेलना चाहिए आप ज़रूर मुझे बताइएगा मिडफील्ड में, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा नहीं है। और राइट विंग पे किसको खेलना चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे कौन खेल सकता है। लेकिन मैंने खैर पहले प्लेइंग 11 बताई थी, लेकिन आज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरेबिया कैसे पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करेगी और कैसे जो है वो फाइनल थर्ड में घुस के ऑब्वियसली फटने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। हस्तला विस्ता।